अगर आप डायबिटिक पेशेंट है या तो फिर ब्लड से रिलेटेड किसी भी तरह का इन्फेक्शन है आपको, तो छोटे से छोटे जख्मों का भी ट्रीटमेंट आप अपने घर पर ना करें। यानी छोटे से छोटे जख्मों के लिए भी किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल आप अपने घर पर ना करें, तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। सो हेलो गाइस, मैं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेल्दी एडवाइस। तो आज इस वीडियो में मोस्टली जख्मों के फुल ट्रीटमेंट के बारे में बात की जाएगी। जख्म कई तरीके से उत्पन्न हो सकते हैं और छोटे से छोटे जख्म से लेकर बड़े से बड़े जख्म होते हैं। कभी कभी छोटे से छोटे जख्मों को भी ठीक करने के लिए काफ़ी सारे मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है और कभी कभी छोटे जख्मों के लिए 2 से 3 मेडिसिन काफ़ी होती हैं। लेकिन बड़े जख्मों को ठीक करने के लिए 4 से 5 मेडिसिन का भी इस्तेमाल किया जाता है और इंजेक्टेबल रेंज का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे जख्मों के फुल ट्रीटमेंट के बारे में। आखिर कौन से जख्मों में किन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है और किन इंजेक्टेबल रेंज का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो लाइक जरूर करें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके। जख्म होने के कई कारण हो सकते हैं। छोटे से छोटे जख्म या तो फिर बड़े से बड़े जख्मों का होने का कारण भी बिल्कुल सेम हो सकता है। हमारा स्किन काफ़ी ऐसे पैथोजेंस को हमारे बॉडी के अंदर जाने से रोकता है जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। काफ़ी ऐसे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश तो करना चाहते हैं लेकिन हमारा स्किन उसे रोकता है। कभी कभी कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है लेकिन 90% केसेस में हमारा इम्यून सिस्टम उसे खत्म कर देता है। लेकिन 10% केसेस में ऐसा नहीं होता है। वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन फैलाने में कामयाब होता है और जहां से वो अंदर जाता है, जिस स्किन के द्वारा वो अंदर जाता है, उस जगह पे रेडनेस, स्वेलिंग और टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाता है जिसे जख्म यानी वुंड्स कहा जाता है। ये तो इन्फेक्शंस की हो गई। यानी अगर आपको किसी भी तरह से आपके स्किन में इन्फेक्शंस होता है तो उस जगह पे जख्म हो सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर से अगर कोई बाल कवरता है तो उस जगह पे जख्म उत्पन्न क्यों हो जाते हैं? 90% केसेस में ऐसा नहीं होता है लेकिन 10% केसेस में ऐसा देखा गया है कि अगर आपके बाल कवरते हैं तो उस जगह पे काफ़ी बड़ी जख्म उत्पन्न हो जाती है। जब कोई बाल आपके शरीर से कवरता है तो उस जगह पे एक पोर्स होता है जो कि पूरी तरीके से ओपन होता है और बैक्टीरिया काफ़ी आसानी पूर्वक वहाँ से इंटर्ड कर जाते हैं। लेकिन 90% केसेस में तो हमारा इम्यून सिस्टम काम कर जाता है लेकिन 10% केसेस में वो इन्फेक्शन फैलाने में कामयाब होता है जिसके कारण काफ़ी गहरे जख्म उत्पन्न हो सकते हैं अगर किसी भी तरह से बाल कवरती है और बैक्टीरियाज इन्फेक्शंस फैलाने में कामयाब हो जाता है तो रेडनेस, टिश्यू डैमेज, स्वेलिंग की समस्या काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न होती है। अगर किसी को स्किन इन्फेक्शंस के द्वारा जख्म हुई है तो कभी कभी 3 से 4 दिन ही काफ़ी होते हैं उस जख्म को कंप्लीट होने में। यानी उसमें पस जमना, रेडनेस, स्वेलिंग, टिश्यू डैमेज, इन सभी का कार्य जो होता है वो 3 से 4 दिनों में कंप्लीट हो जाता है और वो जख्म काफ़ी बड़े हो चुके होते हैं। अगर जख्म बड़ा है तो उसे ऑपरेट करना और उसकी पूरी ट्रीटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और अगर जख्म काफ़ी छोटा है तो उसे ट्रीट करना और ऑपरेट करना तो काफ़ी आसान होता है। लेकिन अगर जख्म काफ़ी गहरा है तो उसे ऑपरेट करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जितना इंपॉर्टेंट उसकी पूरी ट्रीटमेंट होती है। अगर काफ़ी बड़ा जख्म है, उसमें से पस की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा पस निकला है, तो पस निकलने के बाद अगर आप उस जख्म को ऑपरेट कर रहे हैं तो पस निकालने के बाद आपको उसमें बेटाडीन की जो पट्टी होती है उसे भरना पड़ेगा। यानी उस वुंड्स को पूरी तरीके से ब्लॉक करना पड़ेगा ताकि उसमें पस जो है वो दोबारा न बन पाए। अगर आप उसमें से बेटाडीन की जो पट्टियां होती हैं अगर आप उसमें नहीं भरते हैं तो हो सकता है उस वुंड्स में जो पस है वो दोबारा बने और फिर दोबारा से आपको उसे ऑपरेट करना पड़ जाए। तो अगर आप उसे ऑपरेट करते हैं तो ऑपरेट करने के बाद उस वुंड्स को पूरी तरीके से भर दें। बेटाडीन में जो पट्टियां होती हैं उसे भिगोकर उस वुंड्स में पूरी तरीके से भर दें और उसे रोज़ाना बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि अगर आप एक दिन भर कर छोड़ देते हैं तो हो सकता है उसमें इन्फेक्शंस खत्म ना हो पाए। तो रोजाना उस पट्टियों को भी बदलने की आवश्यकता हो सकती है। तो अब जानते हैं जख्मों के इन्फेक्शंस को किस तरीके से खत्म किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे मेडिसिन हैं जिसे चलाने के बाद इसके इन्फेक्शंस खत्म हो सकते हैं। क्योंकि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक का रोल यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और 3 ग्रुप का जो एंटीबायोटिक है इन जख्मों को ठीक करने के लिए, इसके इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इसमें से जो पहला है पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन ग्रुप के जो भी एंटीबायोटिक्स हैं
जख्मों को ठीक करने में वो काफ़ी बेहतर रोल प्ले करते हैं। और दूसरा है सेफेलोस्पोरिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक, यानी सेफेलोस्पोरिन ग्रुप में जो एंटीबायोटिक्स हैं जख्मों को ठीक करने में वो भी काफ़ी बेहतर रोल प्ले करते हैं। और थर्ड है मैक्रोलाइड ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक। तो 3 ग्रुप के जो एंटीबायोटिक हैं वो जख्मों के इन्फेक्शंस को खत्म करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो अब जानते हैं कौन कौन से एंटीबायोटिक है जो इस इन्फेक्शंस को खत्म कर सकता है, यानी बड़े से बड़े जख्मों को भी काफ़ी आसानी पूर्वक ठीक कर सकता है। इसमें से पहला है एमॉक्सिसिलिन एंड क्लेवुलिनिक एसिड। एमॉक्सिसिलिन पेनिसिलिन ग्रुप की मेडिसिन है और क्लेवुलिनिक एसिड एक बीटा लैक्टमेज इन्हिबिटर है। ये दोनों कॉम्बिनेशंस किसी भी जख्म को ठीक करने के लिए काफ़ी बेहतर मेडिसिन मानी जाती है। यानी अगर आपको छोटे जख्म भी हो चुके हैं तो इस मेडिसिन के इस्तेमाल से उस जख्म को ठीक किया जा सकता है। और अगर आपको बड़े से बड़े जख्म भी है तो वहाँ पे भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल काफ़ी सफलतापूर्वक किया जाता है। दूसरी मेडिसिन है सेफलैक्सिन, यानी ये मेडिसिन सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की मेडिसिन है। सेफलैक्सिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन मानी जाती है स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस के लिए। अगर आपको स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस है तो सेफलैक्सिन का इस्तेमाल भी काफ़ी बेहतर तरीके से किया जाता है। तीसरी मेडिसिन है सेफ्ट्रियाजोन विथ सल्बैक्टम। इस इंजेक्टेबल रेंज का भी काफ़ी धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है किसी भी जख्म को ठीक करने के लिए, उसमें से इन्फेक्शंस को खत्म करने के लिए। क्लिंडामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन एंड डाइक्लोक्सासिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स मानी जाती है किसी भी जख्म को ठीक करने के लिए और उसमें से इन्फेक्शंस को खत्म करने के लिए। तो इन सभी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर किसी भी जख्म को ठीक किया जा सकता है। अगर आपकी जख्म काफ़ी छोटी है तो इनमें से किसी एक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी एमॉक्सिसिलिन एंड क्लेवुलिनिक एसिड का इस्तेमाल कर आप किसी भी छोटे जख्म को ठीक कर सकते हैं। उसके साथ में जो मेडिसिन्स चलती हैं वो मुख्य रूप से एसिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल एंड सेरेसियोपेप्टिडेज का होता है एंड रेविप्राजोल का होता है। क्योंकि अगर आप एमॉक्सिसिलिन एंड क्लेवुलिनिक एसिड खाते हैं तो हो सकता है आपको गैस की समस्या उत्पन्न हो, तो उसके साथ में रेविप्राजोल या पेंटोप्राजोल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपको गैस की समस्या उत्पन्न ना हो। अगर आपको काफ़ी बड़ी जख्म है, यानी गहरे जख्म है जहाँ पे आपके पस काफ़ी ज़्यादा निकले हैं, उस जख्म से पस की जो संख्या वो काफ़ी ज़्यादा निकली है, तो वहाँ पे हो सकता है आपको 2 से 3 एंटीबायोटिक्स चलाने की आवश्यकता पड़ सकती है। यानी एमॉक्सिसिलिन, क्लेवुलिनिक एसिड भी चलाया जा सके, या तो फिर सेफलैक्सिन का भी इस्तेमाल किया जाए, या तो फिर सेफ्ट्रियाजोन एंड सल्बैक्टम का भी साथ में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके साथ जो मेडिसिन चलाई जाती है वो मुख्य रूप से एसिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल एंड सेरेसियोपेप्टिडेज का होता है एंड रेविप्राजोल का होता है। तो इन सभी मेडिसिन को किसी भी बड़े जख्म में इस्तेमाल की जा सकती है उस जख्म के इन्फेक्शंस को खत्म करने के लिए। तो ये मोस्टली एक डॉक्टर ही बता सकता है कि कौन से कॉम्बिनेशंस का मेडिसिन्स किस समय चलाया जा सकता है जब वो जख्म को देखेगा। किसी भी जख्म की डायग्नोसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका जख्म काफ़ी गहरा है तो हो सकता है 3 एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाए, या तो फिर 2 एंटीबायोटिक्स चलाने की आवश्यकता हो सकती है। ये सिर्फ एक डॉक्टर ही डायग्नोस कर सकता है कि किस समय आपको कौन सी एंटीबायोटिक की आवश्यकता हो सकती है। साथ में और भी कई सारे मेडिसिन की आवश्यकता हो सकती है। तो किसी भी जख्म का जो ट्रीटमेंट है वो अपने घर पर ना करें, आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके।